बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ। लिंता इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए कराची का एक सच्चा वाक़या लेकर आई हूँ, इसे मुकम्मल एंड तक सुने। दिसंबर की सर्द रात और वो भटकती रूह है। एक खौफनाक सच्चा वाक़या, एक ऐसे घराने की लड़की की कहानी। ईरज और अरहान, जो नहायत ही बिगड़ा हुआ लड़का जिसका कैरेक्टर सही नहीं था, यानी ईरज के स्टेप फादर, अरहान के फादर, दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर। जबकि ईरज के फादर ने लालच के बिना पर इस रिश्ते को तय किया, जबकि ईरज आरिफ को लाइक करती थी, एक ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे, और उसने साफ इनकार कर दिया था कि अरहान, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। उसने उसे बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, जबकि अरहान ने इसका बदला लेने के लिए, वो जानता था कि ये आरिफ को लाइक करती है, उसने कहा तुम्हारे फादर ने तो रिश्ता तय कर दिया और शादी तो होके रहेगी। बाद में आरिफ को किस बेदर्दी से मारा गया, आरिफ मर गया। वाक़या बहुत ही खौफनाक। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम ईरज है। आज से चंद साल पहले का ये वाक़या है। इस वाक़ये को जब भी याद करते हैं दिल इतना डर लगता है, सोच के दिल घबराता है। आज ज़िंदगी में सुकून है, मगर इस वाक़ये को याद करने से भी खौफ आता है। मेरे घर में मेरी प्यारी सी माँ और हमारे स्टेप फादर यानी मेरी खाला और मामू, सब ने मिलकर शादी करवाई थी जब हम बहुत छोटे थे। हमारे फादर की डेथ हो चुकी थी तब अंकल से शादी हुई, यानी हमारे स्टेप फादर, और उन्होंने हमें पाला ज़रूर, मगर वो इतनी लालच रखते थे कि उन्होंने अपने बिज़नेस पार्टनर, जो उनके बिज़नेस पार्टनर थे, उनके बेटे अरहान से मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती करवा दिया था। और फिर 6 मंथ हुए, शादी हो गई। मेरे घर में मेरी प्यारी सी आपी इफ़रा आपी, जिनकी शादी को 2 साल का अरसा बीता था। आपी सब जानती थी, आपी ने देखा था, और आपी के हस्बैंड ने भी, मगर वो मजबूर थे डैड के आगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी अरहान ठीक नहीं थे। ना जाने इनका कितनी लड़कियों से वास्ता था, कितने रेस्टोरेंट में देखा गया। आप ही ने, उनके हस्बैंड ने देखा, वो हमेशा बताती, और भी हमारे कज़न्स ने देखा, लेकिन डैड ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। और यूनिवर्सिटी में आरिफ के साथ पढ़ती थी। आरिफ बहुत लाइक करते थे, आपी, मामा, सब लोग उन्हें पसंद करते थे। उनकी वालिदा भी बहुत लाइक करती थी मुझे, मगर आरिफ से रिश्ता ना हो सका। और ना जाने किस बेदर्दी से बाद में सुना कि आरिफ को मार डाला और उसके 2 दोस्त मारे गए थे। आप भी हमेशा पूछती तुम खुश तो हो ना? मैं आप भी बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इफ़रा आप ही जब भी आती, और उस दिन आप ही आई हुई थी, मैं भी मॉम के घर गई हुई थी। कैसी हो तुम? ठीक तो? मैं ठीक हूँ आप ही, मगर मैं खुश नहीं हूँ। आपने जो कहा था वो ही हुआ। और वाकई में अरहान बहुत झगड़ा करते हैं, बिल्कुल भी मुझे नहीं मानते। तो वो उस बात का बदला ले रहा है ना, जो तुमने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं आरिफ को लाइक करती हूँ। और तुमने सच ही तो उसके मुंह पे कहा था कि वो एक बिगड़ा हुआ लड़का था। आप ही, मैंने सच कहा था। तो उसने यही कहा था कि आरिफ आरिफ को हासिल करने का भी नहीं दूंगा। और वो वैसे भी आरिफ से जालिस थे ना। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, उनके 2 दोस्तों से उनका बड़ा झगड़ा चलता आ रहा था। वो तीनों दोस्तों से बहुत जालिस थे, और बिला आखिर डैड ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो, लेकिन बर्दाश्त करो सब। ये बहुत समझाती, जब भी आती मामा मुझे समझाती, और मैं हर बात को बर्दाश्त कर रही थी। मामा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी उनकी वजह से, क्योंकि वाकई में मैंने अरहान को कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम अपने आप को देखो पहले, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं। शायद वो इसी बात का बदला ले रहे थे। और मेरी कज़न्स वगैरह ने भी बताया था कि ना जाने अरहान भाई को कहाँ कहाँ देखा, भैया ने भी देखा है, सब जानते थे, मगर डैड के आगे सब मजबूर थे, क्योंकि वह हमारे स्टेप फादर थे। उन्होंने बस मामा को इज्जत दी हुई थी, ये बहुत बड़ी बात थी, हम लोगों को पाला। शायद वो उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और मेरा रिश्ता कर दिया। अरहान बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, रोज़ाना झगड़े होते थे, जबकि आंटी अंकल हमारे साथ बहुत अच्छे थे। भाभी और भैया तो बहुत ही अच्छे, साजिद भाई ने पूरा बिजनेस संभाला हुआ था, जबकि अंकल अरहान से इतनी मोहब्बत करते थे, हर वक्त उनका ख्याल करना, उन्हें पैसे देना, बस वो इतनी ज़्यादा उनकी आदतें बिगड़ चुकी थी। पैसे लिए बाहर चले गए, रातों को लेट आते थे, और मैं उनसे जब भी सवाल करती, वो कोई माकूल जवाब ना देते थे, ना कहीं घुमाने ले जाते। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मगर अरहान का रवैया सही नहीं था। आज आप फिर देर से आए हैं, अपने काम से काम रखा करो, सुना तुमने? और मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी वाइफ हूँ ना? वाइफ है, ठीक है, लेकिन आपको मैंने कोई राइट नहीं दिया कि आप मुझसे कोई सवालात करें। कैसी बातें कर रहे हैं अरहान? अब मैं आपकी वाइफ हूँ,
जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी मम्मी को भी कोई तकलीफ़ हो। डैड ने अपनी ज़िद के आगे ये रिश्ता किया, शादी करवाई। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, मैं जानता हूँ, और मैंने भी आपसे ज़िद पर शादी की क्योंकि आप आरिफ़ को लाइक करती थी ना। और अब देखो तो बेचारा आरिफ़ किस बेदर्दी से मारा गया, उसके दोस्त मारे गए। छोड़ दें, अब वो दुनिया में नहीं है। आंटी अंकल से यहाँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, साजिद भैया भाभी सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर आप ना तो घर पर होते हैं, कई कई दिन आप घर पर नहीं आते हैं, और जब डैड और साजिद भैया आपसे सवाल करें तो आप उनको जवाब भी कितना उल्टा देते हैं। मैं एक बिगड़ा हुआ बेटा हूँ उनका, ये बात तो आप भी जानती थी ना, और आपके डैड भी। लेकिन लालच में रिश्ता हुआ, और मेरे डैड यही समझते थे कि शायद अरहान एरज से शादी करने के बाद सुधर जाएगा, मगर मैं आज भी वही, मेरी रूटीन वही है। लेकिन अब मैं आपकी वाइफ हूँ ना, मेरा हक बनता है पूछना। और आपने मुझे कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूँगी। हाँ, मैंने कहा था, और बिल्कुल सही कहा था। जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिली, आप ही ने, मेरे बहनों ही ने, मेरे कज़न्स ने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, रेस्टोरेंट में हर एक लड़की के साथ देखा, सब जानते थे, मगर आपके डैड ने मनमानी की, आपकी शादी करा दी। आप ही आती, जब भी आती पूछती उदास हो, यहाँ क्यों खड़ी हो। मैं यही कहती मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आंटी अंकल सब बहुत अच्छे हैं, मगर अरहान का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। आप ही, मैं बात करूँगी, आप ही, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि डैड का बिज़नेस अब बहुत उरूज पे चल रहा है ना। लेकिन उन्होंने जिस तरह कुर्बानी दी, फिर मैंने भी उफ़ नहीं की। आरिफ़ आज भी याद आता है, मैं जानती हूँ आरिफ़ बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मोहब्बत करता था, उसके घर वाले बहुत अच्छे थे, बेचारे को ना जाने किस बेदर्दी से किन लोगों ने मारा। आप ही आती, अक्सर आती, मैं घर जाती जब भी, मामा भी अफ़सोस करती थी, ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं बताती थी। और फिर मैं जा रहा हूँ ज़रा स्टेशन, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं उनको छोड़ने, कोयटा से आए हुए थे, हम लोग ज़रा स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है आ जाइएगा। और हम लोग दोस्त थे, 2 गाड़ियों में थे, हम लोगों ने अपने दोस्तों को स्टेशन तक छोड़ा, और वहाँ पर उन्हें जब ट्रेन में बिठाया, उन लोगों को बाय बाय किया। कोयटा से हमारे दोस्त आए हुए थे, और बहुत साल हम लोगों का साथ रहा। उसके बाद वो लोग कोयटा वापस शिफ्ट हो गए थे, उन लोगों का दिल ही नहीं लगा, क्योंकि उनके काफ़ी ख़ानदान वाले कोयटा में रहते थे और वो लोग कराची में। यार हम भी फिर बाद में प्रोग्राम बनाएंगे, कोयटा चलेंगे। हाँ यार, बहुत अच्छा लग रहा था, हमारे दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी की। यार मुझे तो बहुत सर्दी लग रही, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल, बारिश हो रही है यार, बारिश शुरू हो गई है, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। उबैद, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आज़र, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही यार, जैकेट मैंने भी पहनी है। यार दिसंबर है, दिसंबर में ऑलरेडी विंटर सीज़न है, जनवरी में तो और होती है, लेकिन मुझे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है, ख़ास तौर पर दिसंबर की बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। जल्दी करो। हम जैसे ही गाड़ी को ड्राइव करने लगे कि अचानक से 3 बंदे हमारे सामने आए और कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। सफ़ेद चादर मुंह पर डली हुई थी और एक ने काली चादर ओढ़ी हुई थी, तीनों चादरों में थे। आप कौन है और इस तरह चादर क्यों डाली हुई है। दरअसल मेरे दोस्त को बुखार और सर्दी कब कब आ रहा है, बारिश शुरू हो गई है, हम लोगों को जाना है ज़रा, हम भी कराची वाले हैं। और हम लोग भी ट्रेन से उतरे थे कि हमारे ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी ख़राब हो गई है और इस वक्त हमें घर पहुंचना है, मेरे दोस्त की हालत ठीक नहीं है और आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं, इस वक्त कोई गाड़ी भी बुक नहीं हो रही है। अरे हम, आज़र तुम बताओ यार, हेल्प कर दो, इतना काँप रहा है ये बंदा। आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, आप हमें जगह दे दें। गाड़ी में तो सीटें हैं लेकिन मैं लिफ्ट नहीं दूंगा आपको। आज़र दे दो लिफ्ट, बहुत काँप रहा है वो बंदा, छोड़ देंगे। कहाँ जाना है आपको। कश्मीर रोड। कश्मीर रोड, कश्मीर रोड तो हम भी जा रहे हैं, चलें आइए बैठिए। और इस तरह हम लोग ने तेज़ म्यूज़िक स्टार्ट किया और फिर गाड़ी ड्राइव की। आज़र बहुत तेज़ ड्राइव करते हो। हाँ यार, मुझे दिसंबर में ड्राइविंग का बहुत शौक है, ख़ासतौर पे ये बारिश बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह आधा रास्ता गुजरा था, हम लोग बातें कर रहे थे कि अचानक से मैंने जो पलट के देखा तो मुझे लर्ज़ा तारी होने लगा। एक बंदे की आंखें बल्ब की तरह रेड हो गई, एक की येलो। और फिर कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी जी, आप कौन है। तो उन्होंने कहा, गाड़ी रोक दो। और गाड़ी रोक के जब वो तीनों उतरे तो हमारी तो हालत बुरी हो गई थी, खौफ के मारे बुरा हाल था। और मुझे इतना डर लग रहा था, मेरा एक दोस्त उनको देखते ही बेहोश हो गया था, क्योंकि इतनी सर्द दिसंबर की रात, खौफनाक रात और सर्दी। और हम लोग जा रहे थे कि रात थी, वो लौटे क्योंकि सर्दियों के दिन थे, जल्दी शाम हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। और जब उन्होंने कहा, दोबारा मुलाकात होगी तुम तीनों से, कौन है आप लोग, और ये कह के वो लोग गायब हो गए। और इतनी बुरी हालत थी मेरे दोस्त की। जब हम लोग घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता, जब घर गए
घर पहुंचा, मेरी कुछ अजीब सी हालत थी, मुझे कँपकँपी तारी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं जाकर बैठ गया और मैं इतना डर रहा था, खौफ के मारे मेरा इतना बुरा हाल था। और फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, जब मैंने इरज को कहा मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे सर्दी लग रही है, बुखार सा आ रहा है, और इरज भी मुझसे पूछने लगी। उसके बाद फिर उसने अगले दिन पूछा आपको क्या हो गया था? कुछ नहीं, बस मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना डैड को, ना मॉम को, ना इरज को, बस कहा कुछ नहीं, थोड़ी सी थकान थी। और 2 दिन तक मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। उसके बाद जब मैंने अपने दोस्त को कॉल की तो उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, खौफ के मारे उसका इतना बुरा हाल था, वो लोग इतना डर रहे थे। और उसके बाद तो बस ये रोज़ का मामूल हो चुका था। मेरे दोस्त इतने डिस्टर्ब थे और मैं कोने में बैठ जाता और इतना डरता, कहीं वॉशरूम में हाथ नज़र आते, कहीं सीढ़ियों से कोई नज़र आता। और मेरे दोस्त, उसकी इतनी बुरी हालत थी, आज़र की हालत इतनी ख़राब थी। जब मुझे पता चला, जब एक हफ़्ता गुज़र गया, उसके बाद जब हमारे पास कॉल आई और जब हमें पता चला कि ना जाने वो डरता था कोई ऐसी बला थी जिसने उसका गला दबाया, मेरे दोस्त को मार दिया। मेरा दोस्त, मुझे अक्सर डर लगता, मैं लेटता तो मुझे खौफ आता, मैं लेटा होता तो कोई बला आकर हाथ लेकर आती और कहती मुझे पहचानो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, खौफ के मारे हमारा वो आलम था। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैंने ईरज को कहा कि मुझे चारों तरफ हाथ नज़र आते हैं, कहीं हाथ नज़र आते हैं, कहीं बड़े बड़े हाथ नज़र आते हैं, कहीं चेहरा नज़र आता है। क्या हो गए आपको? उस दिन से आप आए इतने डिस्टर्ब नज़र आते हैं। भैया और डैड भी फील कर रहे हैं, मॉम ने भी पूछा था, हमें कुछ समझ नहीं आता था। और ईरज, वो भी डरने लगी थी। और उसके बाद में पता चला कि मेरा दोस्त आज़र, उसे किसी ने मार दिया। और वो, उसके घर वालों ने बताया, रोज़ाना चिल्लाता था, चीखता था, जिस दिन से स्टेशन से आया था। कहीं कहता था कोई मेरा गला दबा देगा, कोई मुझे सीढ़ियों से नज़र आ रहा है, मुझे वॉशरूम में हाथ नज़र आ रहे हैं। वही चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, वही मेरे दूसरे दोस्त को नज़र आती थी। और हम लोगों ने इतना दुख किया जब हमारा दोस्त, वो दोस्त जो इतना प्यारा था, और वो इस दुनिया में नहीं था। ना जाने वो कैसे मरा, कुछ समझ नहीं आता था, हर तरफ खौफ था। और मुझे इतना डर लगता था, जब से मैं वहाँ से आया था मुझे नहीं समझ आता था कि मेरे दोस्त को क्या हुआ था, कैसे उसके घर वाले, उसके भाई, उसकी पूरी फैमिली रो रही थी। जब मैं वहाँ गया, मुझे यकीन नहीं आता था कि वो इस दुनिया में नहीं, कोई बला थी जो खा गई उसको। जब हम वहाँ गए, सब लोग इतना रो रहे थे, इसके घर वाले रो रहे थे, मुझे इतना देख के दुख हो रहा था। आंटी, अंकल, उसके भाई सब रो रहे थे। ना जाने उसे क्या हुआ, कौन बला थी जो उसे खा गई। अरहान, अपना बहुत ख्याल रखो। आज़र, तुम भी अपना ख्याल रखो, अपना उबैद इस दुनिया में नहीं रहा। और जब मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी, वो कह रहा था वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। उसे 2 हाथ नज़र आते थे। उसके भाई लोग भी कह रहे थे। स्टेशन से जिस दिन से आया, उसकी हालत ठीक नहीं थी, सर्दी आती, बुखार आता उसको, डरता था, खौफज़दा होता था, कहीं ख्वाब में कहता मुझे बला नज़र आ रही है, जागते में होता तो वो डरता। और वाकई में वो अब इस दुनिया में नहीं है। ना जाने मेरे दोस्त उबैद के साथ क्या हुआ। और उस दिन से तो मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। जब मैंने बताना शुरू किया, जब हमने उन 3 लोगों को छोड़ा था, तुम्हें तो याद है ना, हम कॉल पर बात करते हैं, उस दिन से मुलाकात नहीं। हाँ, मुझे याद है, वो कितनी खौफनाक शक्लें थी, उनकी आंखों से लाइट निकल रही थी और वो गायब हो गए थे। उसके बाद से मुझे भी वॉशरूम में कटे हुए हाथ नज़र आते हैं। रातों को मुझे नींद नहीं आती, इतना डिस्टर्ब हो गया हूँ, बाहर जाना छोड़ दिया। ईरज डिस्टर्ब है यार, यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। मुझे इसी तरह से खौफनाक शक्लें नज़र आ रही हैं और ये कहते हैं मुझे पहचानो। सब लोग रो रहे थे और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका था, रात और दिन मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही थी। भैया जो अक्सर 1-2 मौलाना को लेकर आते, दिखाते, मगर मौलाना समझ नहीं पा रहे थे। मैं इतना डिस्टर्ब होता जा रहा था, खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। और फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि मेरा दोस्त आज़र मर गया। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं अपने हवास खो बैठा, जिस समझ नहीं आ रहा था। हौसला रखो, इरज समझा रही थी, घर वाले समझा रहे थे। उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि उसके घर वालों ने कहा, वो इतना खौफज़दा हो चुका था, इतनी इसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो चीज़ों से डरने लगा था। कभी कहता कटा हुआ हाथ नज़र आ रहा है, कभी कोई नज़र आता उसे। और उसको इतना खौफ था, वो कहता था वो भला मुझे भी मार देगी, वो हाथ उसे भी नज़र आते थे। और बिला आखिर खौफ की वजह से वो मर गया। उस दिन उसने कहा उसके सामने बला थी। जब हम लोग भाग के दौड़ते हुए गए, मेरा भाई ज़ोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था और कह रहा था वो देखो, वो मेरा गला दबा देगा, जिस तरह मेरे दोस्त को मार डाला। रात और दिन चीखता था, चिल्लाता था। ना जाने क्या हुआ जब से स्टेशन से तुम लोग आए। और मेरी हालत तो खुद ठीक नहीं थी, मैं इस लायक ही नहीं था कि मैं वहाँ जाता।
یا اس کی خبر سننے کے بعد گھر والے گئے، سب رو رہے تھے، اس کے گھر والے۔ وہ خوف کی وجہ سے مر گیا تھا، اور واقعی میں اس کی حرکت قلب دل کی بند ہو گئی تھی، وہ اتنا خوف زدہ تھا، اور رات اور دن میں بھی ڈرتا۔ ان کے دو دوست چلے گئے، مگر ان کی اتنی کنڈیشن خراب تھی کہ وہ وہاں نہ جا سکے، ڈپریشن میں چلے گئے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، کبھی چلاتے کبھی ہنستے، وہ آ رہا ہے وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ دیکھو اس کی آنکھوں سے لائٹیں نکل رہی ہیں، اور وہ اتنا چلاتے، میں انہیں سمجھاتی ارحان کوئی بھی تو نہیں ہے نا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اس دن وہ اتنا چیخ رہے تھے، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری آنکھوں سے لائٹیں نظر آ رہی ہیں، تم وہی ہو نا جو اس دن اسٹیشن پر ہمیں ملے تھے نا، تمہاری وہ آنکھیں، تمہارا وہ ہاتھ، اب میں سمجھ گیا ہوں تم وہی ہو۔ ہاں ہم وہی ہیں، جان جاؤ گے ہم کون ہیں، کون ہو تم؟ اور وہ جب چلانے لگے میں ایک دم سے بھاگتی ہوئی آئی، تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سنسناہٹ جسم میں میرے محسوس ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی تھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، اور وہ چلا رہے تھے، ساجد بھائی پلیز ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی کو لے کر آئے، جگہ جگہ جاتے، کتنے جگہ مولانا کا پتہ کیا، جو بھی آتا وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ جب انکل کے دوست نے پتہ بتایا اور کہا کہ بہت بڑے عالم ہیں یہ دو، بہت علم رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو بتایا، 3-4 دن وہ لوگ آئے، پڑھائیاں کی، انہوں نے جب اس چیز کو حاصل کیا تو وہ تو بدروئیں تھیں، انہوں نے کہا یہ تو بدروئیں ہیں اور آپ کے گھر پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور جب انہوں نے ان سے بات چیت شروع کی، کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا، عارف، اور جب وہ یہ سن رہے تھے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ارحان بہت چلا چلا کے رو رہے تھے، اور مولانا صاحب ان سے سوال جواب کر رہے تھے کہ ایک دم سے عارف نے مجھے بتایا، میں جب روم میں گئی، کیوں چل رہے ہیں آپ، مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ارحان، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تم جانتی ہو عارف کو میں نے مارا تھا، آپ نے مارا تھا عارف کو، یہ کیا کیا آپ نے، عارف کو میں نے ہی تو مارا تھا اس دن، اس کے وہ 2 دوست جن سے میرا جھگڑا تھا، آپ نے مارا تھا، میں چلا چلا کے رو رہی تھی، یہ آپ نے کیا کیا، عارف کو مار ڈالا تھا، اور جب مولانا صاحب نے حاضر کیا، میرا نام عارف ہے، میں بدرو نہیں تھا، ان لوگوں نے مجھے اس دن مارا، جب ہم تینوں دوست ہم لوگ واپسی میں لوٹ رہے تھے، جس دن مجھے کال پر بتایا تھا کہ میں نے ارحان کو انکار کیا ہے، اس دن کی یہ بات ہے، کس نے انکار کیا تھا، کس نے انکار کیا تھا بتاؤ، ایرج نے ارحان کو انکار کیا تھا، اس کے بعد جب ہم لوگ آ رہے تھے اس نے ہمیں فالو کیا، اور ہم جب 3 دوست جا رہے تھے ان لوگوں نے ہمیں اس طرح سے کڈنیپ کیا، گاڑی میں ڈال کے سیدھے اسٹیشن لے گئے، اور وہاں پر ہمارے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، ان لوگوں نے ہم سے اتنا جھگڑا کیا، اور جب میرے 2 دوستوں سے تو ویسے ہی ارحان کا بہت بڑا جھگڑا رہتا تھا یونیورسٹی کے وقت سے، اور جب یہ مجھے بے دردی سے مار رہے تھے تو میرے دوست نے جب پسٹل نکالی تو ان لوگوں نے بھی فائر کیا اور ہمیں دھکا دے دیا اسٹیشن پر، پٹری پر، اور ہم مارے گئے۔ پھر مولانا صاحب نے ان سے ہر سوالات کیے، وہ لوگ حاضر ہو چکے تھے، بدروئیں ہیں آپ کے گھر میں، یہ تو بہت خوفناک بدروئیں، ان کی شکلیں دیکھ کے مولانا صاحب بھی گھبرا گئے، بہت علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا تمہارا جلا دینا ہی کافی ہے، اس لیے کہ جلانے سے ہی تم لوگ جو ہو دوسروں کی جان کو بخشو گے، اب تم لوگ بدروئیں بن چکے ہو، نام کیا ہے تمہارا، عارف، خوفناک آواز آئی اور خوفناک شکلیں تھیں، اور یہ منظر ارحان دیکھ رہے تھے، وہ تو بالکل ڈپریشن میں آ گئے تھے، وہ سمجھ چکے تھے یہ عارف ہے، اور ہاں اسٹیشن سے جس دن یہ لوگ لوٹ رہے تھے وہ ہم اور ہمارے دونوں دوست تھے، یعنی ان لوگوں نے ہمیں بہت بے دردی سے مارا تھا، اور جس طرح ہمیں دھکا دیا تھا، جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑے میں میرے دوست مجھے بچا رہے تھے تو ان لوگوں نے مجھ پر فائر کیا، اور جب مجھ پر فائر کیا تو میرے دوست نے جب ان کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ میری جان لے رہے تھے، ان لوگوں نے ہم تینوں کو دھکا دیا، اور تیز ٹرین آ رہی تھی اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روح تھے بدرو بن گئے، وہاں پہلے سے خوفناک بدروئیں تھیں اور آج ان میں شمار ہو گئے، میں بھی ایک جیتا جاگتا انسان تھا، عارف نام، یہ منظر سن کے جیسے مجھے کچھ ہو رہا تھا، میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، عارف، یہ عارف ہے، بے موت مارا گیا، اور ارحان جو تھر تھر کانپ رہے تھے، ان کا جیسے لگ رہا تھا دل بند ہو رہا ہے، ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور مولانا صاحب مستقل پڑھ رہے تھے، 3 دن سے پڑھائی کر رہے تھے، انہوں نے ان سے سارے سوالات کیے، اور اب تم لوگوں کا جلا دینا ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ تم دوسروں کو نقصان پہنچاؤ گے، میرا کیا قصور تھا، جینا چاہتا تھا، عارف نام تھا، مگر اب تو بدرو بن چکے ہو، کیونکہ وہاں بہت ساری بدرو تھی، اور ان لوگوں نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، جب اسٹیشن سے اس دن یہ لوگ لوٹ رہے تھے، ہم ہی تھے وہ، جب ان سے لفٹ مانگی اور ان کے گھروں تک پہنچے اور بدلہ لیا، جس بے دردی سے ان کے دوستوں نے ہمیں مارا، اور ارحان نے فائر کیا تھا اور دھکا دیا تھا ارحان نے، اور
پھر اس طرح مولانا نے جلانا شروع کیا، ہمیں نہ جلاؤ، ہمیں نہ مارو، وہ چلا رہے تھے اور میں دیکھ کے ایسا لگتا تھا مجھے کچھ ہو جائے گا کہ اچانک سے ارحان کی اتنی حالت خراب ہوئی، مولانا صاحب نے ان سب کو جلا دیا تھا، وہ چیخ رہے تھے، جل رہے تھے، اور ایک دم سے آوازیں ارحان کے چیخنے کی اور ارحان گر پڑے، اور جب بہت حالت خراب ہوئی اور اس کے بعد وہ منہ سے نہیں بول رہے تھے، ان کے ہاتھ پیر بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ بعد میں جب ڈاکٹر کو دکھایا پتہ چلا برین ہیمریج ہوا ہے، ان کی رگ پھٹ گئی خوف کے مارے، وہ بھی دنیا میں نہ رہے۔ اور مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کے سبھی گھبرا رہے تھے، اتنا خوفناک منظر تھا، اور تینوں دوست دنیا سے چلے گئے۔ عارف اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک بدرو بن گیا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ جب سب کو پتہ چلا، گھر والے آئے، آپ بھی آئیں، سب کو یہ واقعہ پتہ چلا۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک تھا کہ لوگ جو آتا وہ دیکھ کے سن کے ڈر جاتا۔ 2 دوست مارے گئے۔ میں کبھی عارف کے بارے میں سوچتی اور ارحان کے کہ عارف جو بے قصور تھا، اس بے دردی سے ارحان نے اسے مارا اور میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس سے شادی کی۔ ڈیڈ جو مجھ سے بار بار اتنا معذرت کرتے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا ارحان سے شادی کر کے، اور اتنی بڑی بغاوت، اتنا بڑا بدلہ لیا ارحان نے عارف سے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک ٹرین کے نیچے آنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور مولانا صاحب نے کہا وہ بدروئے بن چکے تھے، سب لوگ رو رہے تھے، سب خوف زدہ تھے، میں رو رہی تھی، اور وقت اتنی تیزی سے گزرا۔ پھر ارحان اس دنیا میں نہیں رہے اور میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آنٹی لوگ اتنا پیار کرتی، محبت کرتے، انکل آتے، آنٹی مجھے آج بھی بہت محبت کرتی تھی، آپ ہی مجھے اتنا سمجھاتی تھی کہ ہر وقت روتی رہتی ہو، آپ ہی نے۔ آخر اس بات کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے اسی دیور کے لیے جو آنٹی نے رشتہ مانگا تھا، ان کا دیور بہت پسند کرتا تھا، باہر چلا گیا تھا۔ 4 سال کے بعد جب لوٹا، آنٹی نے آ کے خود رشتہ مانگا، اور پھر اس طرح رشتہ ہو گیا۔ پورے 1 سال کے بعد رشتہ طے ہوا، شادی کا دن بھی آئی گیا، کیونکہ آپ ہی نے مجھے اتنا سمجھایا تھا۔ میں 1 سال تک اس واقعے کو نہیں بھول سکی، خوف زدہ تھی۔ خواب میں مجھے یہ بدرو نظر آتی، کئی عارف نظر آتے، ارحان مینٹلی طور پر اتنی ڈسٹرب ہو چکی تھی، خوف میں تھی۔ جب آپ ہی نے مجھے سمجھایا اور ممی نے، ڈیڈ اتنی معذرت کرتے کہ لالچ میں نے نہ جانے کیا کچھ کر دیا، اور اب واقعی میں تم لوگ میری بیٹیاں ہو، تم ہی میرا کل اثاثہ و محبت کرنے لگے تھے، بہت معذرت کی، اور پھر رشتہ طے ہو گیا۔ آپ ہی نے کتنا سمجھایا تھا کہ میرے دیور نے تمہیں لائک کیا تھا، پسند کرتی تھی آنٹی تمہیں، مگر وہ رشتہ نہیں ہو سکا، اور آج یہ رشتہ کامیاب گیا، اور پھر شادی کا دن آ گیا، اور اتنا خوش تھے آنٹی، انکل اور 2 بھائی، ان کی بھی وائف تھی یعنی بھابیاں، وہ لوگ اتنا خوش ہو رہی تھی۔ شادی ہوئی، آنٹی مجھے اتنا پیار کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی۔ 2 نندیں، ان کی شادی ہو چکی تھی، یعنی ارشان کی سسٹرز کی۔ جب بھی آتی کہتی بہت پیاری ہیں ہماری بھابھی، مجھ سے بہت محبت کرتی، اور ارشان یہی کہتے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا، یعنی رشتے کے لیے، اور قسمت میں نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قسمت بنا دی، ارحان سے آپ کی شادی ہوئی۔ مجھے بھابھی نے سب کچھ A to Z سب کچھ بتایا، لیکن میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، اور میں انہیں تھینک یو بول رہی تھی۔ وہ مجھے اتنا خوش رکھتے، دعوتیں ہوئیں، اور ہم لوگ جہاں بھی جاتے سب کہتے ارشان اور ایرج بہت پیارے لگ رہے ہو۔ یہ سب نصیب کی باتیں تھیں، نہ عارف نہ ارحان، اور کس طرح میرے نصیب میں ارشان آئے۔ زندگی میں یہ واقعہ ابھی بھی یاد آتا ہے، اتنے سال بیت گئے لیکن اس واقعے کو نہیں بھول پائی، اور آج بھی مجھے وہ خوفناک واقعہ یاد آتا ہے۔ ارحان کس طرح ڈرتے تھے، عارف بے موت مارا گیا۔ جب کسی کو اس طرح مار دیا جائے، اسٹیشن پر دھکا دے دیا جائے، ٹرین اگر ان پہ چڑھ جائے یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو وہ اسی طرح بدروئیں بن جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی، لائک کیجیے، ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔